चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं NH3 की रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरा? बताइए एक बार। बताइए, आवाज क्लियर है ना? यस सर। सर फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए NH3 का रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आपने किया होगा, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो NH3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C3। C3। तो ये C3 भी यहाँ पे आएगा। ऐसे डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट का एक क्लास बनता है, इसमें C3 का दूसरा क्लास बनता है, 2C3 का दूसरा क्लास बनता है, और 3 सिग्मा बी का एक और क्लास बनता है। ठीक है, इन सभी को क्लासेस बोलते थे, बताया था। ठीक, उसके बाद से हम क्या करते थे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स के को कैलकुलेट करते थे सेकेंड वाले रो में, और थर्ड वाले रो में कैरेक्टर्स को लेते थे। ठीक है, इन सभी एलिमेंट की सिमेट्री एलिमेंट्स के कैरेक्टर को लिया जाता था। तो मैं मॉलिक्यूल को दिखाते हुए बताता हूँ आपको कैसा होगा। चलिए इससे सारा तो ये NH3 का मॉलिक्यूल है, इसको एज अ NH3 का मॉलिक्यूल कंसिडर करिए। ठीक है, ये NH3 का मॉलिक्यूल हो गया N3H। ठीक, अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखना है हम लोगों को। आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाएंगे तो जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा वही नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम होगा, 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, C3 एक्सिस लगाने के बाद NH3 मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस लगाने के बाद कितने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स होते हैं उसको देखना है हम लोगों को। तो देखिए C3 लगाइए, इसमें ये C3 लगा, ये तीनों एटम्स बस अपने प्लेस को चेंज किए, बाकी ये जो नाइट्रोजन है उसने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया, तो सिर्फ एक ही एटम है जिसने प्लेस को चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे बनाया। ठीक है, उसके बाद 3 सिग्मा भी। सर 4 का कैसे पता है सर? 4 जो आया है वो कैसे पता है? देखिए ये आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट लगाना है हम लोगों को। आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट में बोलने का मतलब ये होता है कि 360 डिग्री से रोटेशन। तो 360 डिग्री रोटेशन अगर करेंगे हम लोग, तो जो एटम जहां पे था वहीं पे आ जाएगा। तो किसी ने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया, ना ही नाइट्रोजन ने, ना ही तीनों हाइड्रोजन ने। तो 1 2 3 4 टोटल 4 एटम है, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक, अब देखिए सिग्मा बी लगाना है हम लोगों को। तो सिग्मा बी ऐसे करके लगेगा, ऐसे करके सिग्मा बी ऐसे लगता है ना, सिग्मा बी ऐसे लगेगा। तो ये दोनों आइटम बस आपस में अपने प्लेस को अगर इंटरचेंज करेंगे या फिर रिफ्लेक्शन शो करेंगे। बाकी ये दोनों एटम्स, मतलब एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, वो दोनों ही अपने प्लेस में रहने वाले हैं। इसलिए दो एटम्स ऐसे हैं जो कि अनशिफ्टेड है, तो इसलिए आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब फिर लास्ट में सेकंड वाले रो में हम लोग क्या लिखते हैं, कैरेक्टर्स को लिखते हैं। ई का कैरेक्टर क्या होता है, याद रखिए इसको, 3 रहता है। C3 का कैरेक्टर क्या होता है, 0 होता है। और 3 सिग्मा में सिग्मा बी का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, सिग्मा बी का 1, C3 का 0 और E का 3। ये सभी कैरेक्टर्स हो गए। अब रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों को मिला करके लिखा जाता है। अच्छा, ये वाला जो नोटेशन है ना, इसको बैथे नोटेशन बोला जाता है, बैथे नोटेशन। ये बैथे नोटेशन। तो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को होगा क्या, 4 3 जा 12, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2। तो 12 0 2 क्या हो जाएगा, इसका रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका वाटर मॉलिक्यूल।
सॉरी अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर, बताइए। सर हाँ बोलिए। कैरेक्टर को ही ट्रेस बोलते हैं। हाँ, कैरेक्टर को ही ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, क्या सर? कैरेक्टर को ही ट्रेस बोला जाता है। ट्रेस। हाँ, ट्रेस ट्रेस वो क्या बोले? आइडेंटिटी को, हाँ हाँ, आइडेंटिटी हमेशा वन रहता है, इसलिए आइडेंटिटी को वन ही लिखते हैं ना। नहीं नहीं, आइडेंटिटी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं आइडेंटिटी के, तो उसके बेसिस पे डायमेंशन चेंज हो जाता है। जैसे ये वन डायमेंशनल आईआर है, A1 जो है वन डायमेंशनल आईआर है, वैसे A2 भी वन डायमेंशनल आईआर है। एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, मुल्लिकन सिंबल को किस तरीके से लिखा जाए उसको देख रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था, पहले भी बताया था इसके बारे में, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, उन सभी को हम लोग मुल्लिकन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुल्लिकन सिंबल को किस तरीके से लिखा जाता है, वो डिसाइड होता है इन सभी कैरेक्टर्स की वजह से, मतलब इन सभी कैरेक्टर्स के वैल्यू पे डिसाइड करता है कि मुल्लिकन सिंबल कैसा होगा। सबसे पहला चीज क्या होता है कि जब कभी भी वन डायमेंशनल आईआर हो, बोलने का मतलब वन डायमेंशनल बोलने का मतलब कि ऐसा आईआर, ऐसा इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जिसके लिए आइडेंटिटी की कैरेक्टर का जो वैल्यू है वो वन है, तो उस वाले इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को या तो हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे या तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए से कब रिप्रेजेंट करेंगे और बी से कब रिप्रेजेंट करेंगे? ए से तब रिप्रेजेंट करेंगे जब प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा जो कैरेक्टर का वैल्यू है, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कैरेक्टर का वैल्यू है वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हो बोलने का मतलब प्लस में कोई वैल्यू हो, +1 हो, +2 हो, हालांकि 2 बाद में आएगा, तो इसमें या तो +1 हो, +2 हो, ऐसे सब सिमेट्रिक वैल्यूज कहलाते हैं। -1, -2 ये सभी एंटी सिमेट्रिक वैल्यू या फिर असिमेट्रिक वैल्यूज कहलाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों को दिख रहा है ये +1 है, तो सिमेट्रिक वैल्यू है, इसलिए इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। इन केस अगर यहाँ पे -1 होता, यहाँ पे -1 होता, तो हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 1 कहां से आया बाद में देखेंगे, तो ए से रिप्रेजेंट किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिटी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो आइडेंटिटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो अलग अलग कैरेक्टर टेबल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, C3B पॉइंट ग्रुप में के कैरेक्टर टेबल में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 2 आता है थर्ड वाले रूम। खैर, ये चीज समझ में आया यहाँ तक? पहला चीज समझ में आया, ये पहला पॉइंट जो था सबको, इसमें हमने इसके बारे में बात किया और इसके बारे में बात की। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर 2 डायमेंशनल आईआर, अगर 2 डायमेंशनल आईआर है, वी रिप्रेजेंट विद ई, तो फिर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे जैसे 2 आ जाता है, तो यहाँ पे ए या फिर बी लिख करके ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, ए या फिर बी से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली उसको कर दूंगा ई से रिप्रेजेंट। अब ये जो ई है वो डिपेंड नहीं करता कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये सब डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन डिपेंड करता है, ए और बी का होना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। ई का होना प्रिंसिपल एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। ई आप डायरेक्टली तभी लिख देंगे जब यहाँ पे आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट का जो कैरेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर ट्रू देखने को मिलता है, तो आप डायरेक्टली ई से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ठीक है, वैसे ही कंटिन्यूअस, वैसे ही सेम चीज है। 3 डायमेंशनल हुआ, अगर 3 डायमेंशनल होता है यहाँ पे आईआर, मतलब डायमेंशनलिटी आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट का जो कैरेक्टर है उसका वैल्यू 3 अगर होता है, तो मुल्लिकन सिंबल को आप रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ठीक है, 4 डायमेंशनल हुआ तो जी से और 5 डायमेंशनल हुआ तो एच से। ये चीज समझ में आया क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये चीज समझ में आया? सर A1 A2 B1 नहीं लिखना है, हाँ, A2 B1 नहीं लिखना है। नहीं उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, वही बोल रहा हूँ ना, अभी फिलहाल आप ए को देखिए, मैं 1 क्यों लिखे हैं, 2 क्यों लिखे हैं, डैश क्यों लगाए हैं, वो सब बाद में बात करूंगा। फिलहाल भी इसको समझिए, ए क्यों लिखा गया, बी क्यों लिखा गया यहाँ पे, या फिर ई क्यों लिखा जाएगा, ये चीज समझ में आया क्या? बताइए सर
अगर वन डायमेंशनल हुआ तो ए या फिर बी आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड अगर सिमेट्रिक हुआ तो ए आएगा और ए सिमेट्रिक हुआ तो बी आएगा। हाँ एक्जेक्टली, बस वही है। इसी में बस एक क्राइटेरिया आ जाता है, मतलब इसी में ए और बी में डिसाइड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को देखते हैं। बाकी 2 डायमेंशनल आईआर, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल के डायरेक्टली हम लोग ई, टी, जी और एच रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, सबस्क्रिप्ट वगैरह के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 1 या फिर 2 किस तरीके से आया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सभी 1 ए क्यों लिखा गया है और बी क्यों लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ई जो है, ई के हर एक रोज में ई का जो वैल्यू है 1 1 है। इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया कि या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, अब ए होगा कि बी होगा कहां से पता करेंगे? ये C2 से पता करेंगे, क्योंकि यही प्रिंसिपल एक्सिस है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक, मतलब C2 एक्सिस में यही वाला प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो इसलिए ए से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे भी सिमेट्रिक है, तो इसलिए ए से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए बी से, और यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए बी से। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 ये सब कहां से आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए 1 और 2 सबस्क्रिप्ट जो होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं? सब्सिडियरी एक्सेस के ऊपर। हालांकि देखिए यहाँ पे C2 एक्सिस एक प्रिंसिपल एक्सिस है। वैसे अगर आप देखेंगे जैसे D2H मॉलिक्यूल्स में होता है, D2H मॉलिक्यूल में या फिर D4H मॉलिक्यूल में, कोई भी सा D4H मॉलिक्यूल का एक मतलब एक पॉइंट ग्रुप है D4H, तो इसमें आपको देखने को मिलता है C4 और इसके अलावा सब्सिडियरी एक्सिस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है C2। देखने को मिलता है ना? बट यहाँ पे C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप है। C2V पॉइंट ग्रुप में कोई सब्सिडियरी एक्सिस होता है क्या? बताइए तो। नो सर, नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, किसी में सब्सिडियरी एक्सेस होते हैं और किसी में सब्सिडियरी एक्सेस होता नहीं है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट है ना वो सब्सिडियरी एक्सेस के ऊपर बेस्ड रहता है, और जहां पे सब्सिडियरी एक्सेस ना हो वहां पे किस पे बेस्ड रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो 1 और 2 जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, 1 और 2 ये सभी जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं वो किसके ऊपर डिसाइड होते हैं? वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो सब्सिडियरी एक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन केस अगर सब्सिडियरी एक्सेस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है मतलब सिमेट्रिक रहेगा, मतलब पॉजिटिव में अगर वैल्यू आता है तो उसको उसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट लगाएंगे 1। इन केस अगर सब्सिडियरी एक्सेस नेगेटिव में होता है तो उसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट लगाएंगे 2। बट क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में C2 के अलावा कोई और एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, C2 क्या है? ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से ये जो सब्सिडियरी एक्सिस वाला जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। इसके पास सब्सिडियरी एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हम लोगों के पास सब्सिडियरी एक्सिस का भी प्रेजेंट होना जरूरी था। तो अब किया क्या जाए? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होता उनका जो 1 और 2 का जो सबस्क्रिप्ट रहता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर प्लेन पे। मॉलिक्यूलर प्लेन कहना सही नहीं होगा, इसको एक्चुअल में हाँ मॉलिक्यूलर प्लेन ही है, मॉलिक्यूलर प्लेन सही है। एक्चुअल में कुछ मॉलिक्यूल्स में, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में ऐसा देखा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है ना वही मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर में कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन कहना ज्यादा सही है हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलने की वजह। तो देखिए मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, मतलब इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग 1 सबस्क्रिप्ट। और मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हम लोग लगाएंगे 2 सबस्क्रिप्ट। अब इसी चीज को देखते हैं यहाँ पे। देखिए सब्सिडियरी एक्सिस तो था नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग पाएगा। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगा पाएंगे सब्सिडियरी एक्सिस वाला। अगर सब्सिडियरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता तो 1 कर दें और एंटी सिमेट्रिक होता तो 2 कर दें, बट सब्सिडियरी एक्सिस तो है ही नहीं वहां पे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। हम जाएंगे अब मॉलिक्यूलर प्लेन पे। अब यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि मॉलिक्यूलर प्लेन है कौन सा। तो क्वेश्चंस में क्या किया जाता है? क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है, क्योंकि हमने थ्रू आउट द ग्रुप थ्योरी चैप्टर हमने यही मान करके चला है कि ऊपर वाला एक्सिस z एक्सिस है
ये लेफ्ट और राइट वाला एक्स एक्सिस है और ये आगे पीछे वाला वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम जानते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन रहेगा सिग्मा एक्स जेड। ठीक है, तो सिग्मा एक्स जेड के बेसिस पे इन लोगों को 1 2 लिखा गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में देखिए ये वाला वैल्यू +1 है ना, तो +1 है तो इसलिए सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में इसका जो कैरेक्टर का वैल्यू है -1 है, मतलब एंटी सिमेट्रिक हुआ ना, एंटी सिमेट्रिक हुआ तो इसके लिए सबस्क्रिप्ट क्या आएगा 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है और यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो 1 2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया गया, 1 2 को क्यों लगाया गया, मतलब 1 2 को किस तरीके से लगाते हैं सर एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। ठीक, तो 1 और 2 सबस्क्रिप्ट किस तरीके से लगाया जाता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो होता है सब्सिडियरी एक्सिस पे और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर प्लेन पे। पहले आप सब्सिडियरी एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन केस आपके मॉलिक्यूल में अगर सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे D4H मॉलिक्यूल में सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट होता है तो उसके कैरेक्टर्स की वैल्यू को देख करके हम लोग 1 2 का जो सबस्क्रिप्ट रहता है उसको लगाते हैं। ठीक है, 1 2 के सबस्क्रिप्ट को लगाते हैं, बट क्योंकि C2V पॉइंट ग्रुप में सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग किस पे जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर प्लेन वाले कॉन्सेप्ट पे हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन के बेसिस पे हम लोग 1 2 को डिसाइड करेंगे। तो अब हम लोगों को ये तो पता है कि सिग्मा एक्स जेड जो है वो तो मॉलिक्यूलर प्लेन है, पूरे मॉलिक्यूल को काटा हुआ जाता है वो वाला प्लेन, तो वो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक आता है हमारे कैरेक्टर का वैल्यू तो सबस्क्रिप्ट होगा 1 और मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक आता है हमारे कैरेक्टर का वैल्यू तो सबस्क्रिप्ट होगा 2। ठीक है, तो देखिए ये मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन, इन्हीं के कैरेक्टर्स को देखना है और इन्हीं के कैरेक्टर्स को देख करके हम लोगों को 1 2 ये सभी को फिल करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। मॉलिक्यूलर प्लेन है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, मॉलिक्यूलर प्लेन है, इस वाले इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पे सिमेट्रिक कैरेक्टर का वैल्यू आया है। अगर सिमेट्रिक आता है मतलब प्लस में वैल्यू आता है तो सबस्क्रिप्ट क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, तो लगा दीजिए 1, यहाँ पे लग गया। मॉलिक्यूलर प्लेन है, इस वाले इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए कैरेक्टर का वैल्यू किस में आया है, एंटी सिमेट्रिक में आया है, मतलब नेगेटिव में आया है, मतलब एंटी सिमेट्रिक में आया है। एंटी सिमेट्रिक जब कभी भी आता है मॉलिक्यूलर प्लेन तो सबस्क्रिप्ट क्या लगाते हैं 2, तो लगा दीजिए 2। ठीक, ये क्या है, इस वाले इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए मॉलिक्यूलर प्लेन का जो कैरेक्टर का वैल्यू है किसमें आया है, सिमेट्रिक आया है, तो क्या लगाएंगे 1, तो इसलिए 1 यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में। वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक आया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2। ठीक है, यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब G और U भी लगाया जाता है। G और U कब लगाएंगे, जब कभी भी आपके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा तब। ठीक है, जब अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है या फिर सिमेट्रिक सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होगा ना, ये सभी मतलब ये सभी जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी सिमेट्रिक एलिमेंट हो गया, C2 हो गया, सिग्मा हो गया, वैसे ही जैसे C2H मॉलिक्यूल का, C2H पॉइंट ग्रुप का अगर मैं इस तरीके से कैरेक्टर टेबल बनाता हूं तो उसके लिए ना एक और कॉलम आएगा जिसमें I करके अलग से क्लास बनेगा। ठीक है, उन सभी I के क्लास में सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, I के क्लास के लिए भी कुछ कैरेक्टर्स के वैल्यू आएंगे। लेट सपोज वो कैरेक्टर के वैल्यू है 1 -1 और 1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा समझ करके चलते हैं। हालांकि C2V पॉइंट ग्रुप में ये I वाला सिमेट्री एलिमेंट तो आता भी नहीं है, आपको भी पता है ये चीज, है ना। हम लोग 2 मिनट के लिए इसको C2H मान करके चलते हैं। C2H में फिर बाकी सिग्मा H आएगा यहाँ पे, वर्टिकल प्लेन से ही आएंगे। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अगर आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट होता, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट का भी एक और क्लास बनता है C2H वाले पॉइंट ग्रुप में, तो उस वाले क्लास के लिए भी हर एक के लिए कैरेक्टर्स का वैल्यू होगा। क्लियर है, समझ में आया।
अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए जो भी कैरेक्टर्स के वैल्यू है वो सभी कैरेक्टर के वैल्यू किस चीज को डिसाइड करेंगे, वो सभी डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जी आएगा कि यू आएगा, जी आएगा कि यू आएगा, ये सभी को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सर देखते हैं किस तरीके से डिसाइड करता है ये चीज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर सिमेट्रिक होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री का वैल्यू सिमेट्रिक आता है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एंटी सिमेट्रिक आता है तो यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव अगर आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो फिर यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो आप देखिए सिमेट्री एलिमेंट, ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन का सिमेट्री एलिमेंट है। इस सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट के लिए जो कैरेक्टर का वैल्यू आया है इस पर्टिकुलर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो कैसा है, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, बताइए। सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यू लिखूंगा, जी लिखोगे सर? सिमेट्रिक तो जी रहेगा जी ना। लिखेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे जी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिमेट्रिक आया है इसलिए जी लिखेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आया है तो इसलिए यहाँ पे यू लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आया है इसलिए यहाँ पे यू लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे सिमेट्रिक आया है इसलिए यहाँ पे जी लिखेंगे। क्लियर है सर ये जी जीरेट को Clear बता रहा है क्या? हाँ, जीरेड और अनजीरेड को बताता है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद फिर एक और लास्ट वाला चीज आता है, डैश डैश और डबल डैश को किस तरीके से लगाया जाए। ठीक है, डैश और डबल डैश को किस तरीके से लगाया जाए, तो देखिए उसमें डैश और डबल डैश किस तरीके से। हाँ यहाँ पे वाटर के केस में, प्रॉपर मॉलिक्यूल के केस में जी और यू नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, उसमें जी और यू नहीं लगेगा क्योंकि इसमें आई है ही नहीं। जी इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो देखिए ये हो गया। फिर लास्ट वाले केस बनता है डैश कब लगाया जाए, मतलब प्राइम कब लगाया जाए, डबल प्राइम कब लगाया जाए। तो डैश भी बोल सकते हैं, डबल डैश, डैश और डबल डैश। तो देखिए डैश तब लगेगा जब मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, और डबल डैश तब लगेगा जब मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मॉलिक्यूलर प्लेन कैसा है, मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ पे सिमेट्रिक है तो इसलिए डैश लगा, मॉलिक्यूलर प्लेन एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश लगा, मॉलिक्यूलर प्लेन सिमेट्रिक है तो यहाँ पे सिर्फ डैश लगा है, मॉलिक्यूलर प्लेन एंटी सिमेट्रिक है तो यहाँ पे डबल डैश लगा है। ठीक है, इस तरीके से इसका ये जो इसका डिपेंडेंसी होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी होता है। पहले ना इन केस अगर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है, जैसे इन केस हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में आप पहले देखिएगा कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक है, इस चीज को मैं एडिशनली बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ये इसमें प्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं था तो उस चीज को एडिशनल बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। तो ये जो डैश और डबल डैश का जो सब्सक्रिप्ट है वो डिपेंड पहले किस पे करता है, सिग्मा एच पे डिपेंड करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिपेंड करता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक आएगा तो उसके लिए हम लोग डैश लगाएंगे, और अगर एंटी सिमेट्रिक आएगा तो फिर हम लोग डबल डैश लगाएंगे। इन केस अगर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है प्रेजेंट तो मॉलिक्यूलर प्लेन पे जाइए। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो डैश लगाइए, एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश लगाइए। क्लियर, समझ में आ गया? यही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर सिंबल को लिखने का। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जल्दी से। स्टार्टिंग से देखते हैं। मॉलिक्यूलर सिंबल को इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए जो मॉलिक्यूलर सिंबल यूज होता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए सबसे पहला चीज हम लोगों को डायमेंशनलिटी के बेसिस पे ए बी सी डी ई एफ जी एच वो सभी को डिसाइड करना पड़ता है। तो पहला चीज क्या है, जब कभी भी डायमेंशनलिटी 1 हो तो उस केस में या तो ए लगेगा या तो बी आएगा। मॉलिक्यूलर सिंबल को या तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे या तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। कब ए से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग तब ए से रिप्रेजेंट करेंगे जब प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर का जो वैल्यू है सिमेट्रिक आ रहा है तब। और बी से कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू एंटी सिमेट्रिक आ रहा है तब। ए और बी का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये ए बी
अब फिर अगर डायमेंशनलिटी 2 हो गई, मतलब ई के रेस्पेक्ट में जो कैरेक्टर आया है उस पर्टिकुलर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर वो कैरेक्टर 2 है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से, अगर 3 आया है तो टी से, 4 आया है तो जी से, और 5 आया है तो एक्स से। याद रखिएगा कभी भी इसके वैल्यू 0 नहीं होते और ना ही कभी नेगेटिव में होते, ठीक है, इनके वैल्यूज कभी भी 0 नहीं होते और ना ही कभी नेगेटिव में होते, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट 1 और 2 के सबस्क्रिप्ट को किस तरीके से लिखा जाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये सब्सिडियरी एक्सिस पे डिपेंड करता है। इन केस मॉलिक्यूल में सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है तो अगर उस सब्सिडियरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आता है कैरेक्टर का वैल्यू तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें सबस्क्रिप्ट लगेगा 1। और अगर एंटी सिमेट्रिक आता है सब्सिडियरी एक्सिस का वैल्यू तो उसमें जो सबस्क्रिप्ट लगेगा वो 2। इन केस मॉलिक्यूल में सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग किस पे जाएंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन पे जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर प्लेन के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि वो जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसका जो कैरेक्टर का वैल्यू सिमेट्रिक है क्या। अगर सिमेट्रिक है तो हम लोग लगाएंगे 1 सबस्क्रिप्ट, और अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हम लोग लगाएंगे 2 सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला चीज आते हैं जी और यू। जी और यू तभी लगेगा जब मॉलिक्यूल में एक और क्लास रहेगा, इसका सेंटर ऑफ इन्वर्जन का एक क्लास रहेगा। सेंटर ऑफ इन्वर्जन के रेस्पेक्ट में अगर कैरेक्टर का वैल्यू आता है सिमेट्रिक, मतलब पॉजिटिव में अगर वैल्यू आता है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे जी सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे यही लगता है, सबस्क्रिप्ट में ही लगता है, सुपरस्क्रिप्ट में सब डैश और प्राइम और डबल प्राइम बस होता है। तो अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक आता है हमारा वैल्यू तो फिर सबस्क्रिप्ट लगेगा जी, और अगर एंटी सिमेट्रिक आता है वैल्यू तो सबस्क्रिप्ट लगेगा यू। डैश और डबल डैश प्राइम या डबल प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिग्मा एच के ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक आता है वैल्यू तो फिर डैश लगाएंगे, एंटी सिमेट्रिक आता है तो फिर डबल डैश लगाएंगे। इन केस हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में तो मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्टिवली आप उसके डैश और डबल डैश के वैल्यूज, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगता है वो, सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, सुपर स्क्रिप्ट लिखा है वो, ठीक है सर। हाँ बोलिए। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में सबस्क्रिप्ट में लगेगा। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर में लगता है, डैश और डबल डैश जो रहता है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट पे ऊपर फॉर्म में करेगा ना? अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। नहीं सर, यहाँ सबस्क्रिप्ट लिखा है ना, आप सुपर स्क्रिप्ट बोल रहे हैं तो ऊपर में लगेगा कि नीचे में लगेगा करके? नहीं सुपर स्क्रिप्ट में वही बताया ना अभी, ये सुपर सबस्क्रिप्ट में लगता है, सुपर स्क्रिप्ट में लगता है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट में लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने जो लिखना सीखा है उसको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। हमने सीख लिया रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अब उसी को इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है उस चीज को देखेंगे, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फ्रॉम द बिलो गिवन कैरेक्टर टेबल लेट्स डिराइव एन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2B पॉइंट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू 3n कोऑर्डिनेट्स। तो 3n कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे पहले तो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, उसके बाद से उसी रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से लिखा जाए उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। C2B पॉइंट ग्रुप है, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा पहले उसको बता देता हूं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का पूछ दिया गया, वाटर मॉलिक्यूल था कि एक कैरेक्टर टेबल बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बता दिया गया, एक कैरेक्टर टेबल बनेगा, कैरेक्टर टेबल। इस कैरेक्टर टेबल में जो भी जितने भी सारे वैल्यूज रहते हैं वो सभी वैल्यूज दिए रहेंगे। उसके बाद बोल दिया जाएगा कि आप इसका इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना करके बताइए, मतलब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू क्या होगा। अगर इतना देता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है, काफी लंबा प्रोसेस जाएगा। इन केस अगर आपको ये दोनों के अलावा
ये दोनों के, अच्छा वाटर मॉलिक्यूल दिया है, वाटर मॉलिक्यूल दिया है तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि C2V पॉइंट ग्रुप है। कैरेक्टर टेबल दिया रहेगा तो उसमें पॉइंट ग्रुप लिखा ही रहता है C2V पॉइंट ग्रुप। इसके अलावा रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का भी वैल्यू अगर आपको बता दिया जाता है तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी बन जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ पूछा जाएगा अगर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो और ये तीनों वैल्यूज दिए जाते हैं तो कंपैरेटिवली इजी बन जाता है क्वेश्चन। किस तरीके से उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल ये अभी हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया है, हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि वाटर मॉलिक्यूल है और कैरेक्टर टेबल दिया है। हमें क्या निकालना है, एक तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है और हम लोग जाएंगे कैसे, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालते हुए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ये कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है, कैरेक्टर टेबल ऐसा नहीं दिया जाएगा, इसमें साथ में इसके जो 2 कॉलम्स और बनते हैं ना वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, नीचे में दिखाया था आपको, यहाँ पे ये देखिए यहाँ इस तरीके से दिया जाएगा कैरेक्टर टेबल। ठीक है, तो चलिए आते हैं, ये कैरेक्टर टेबल है। ठीक है, इनके सभी कैरेक्टर्स के वैल्यू दिए हुए हैं, कैरेक्टर के वैल्यू से बस काम था यहाँ पे, इसलिए बस इसको बस इंक्लूड किया था। कैरेक्टर टेबल दिया जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बता ही दिया गया है और आपको पॉइंट ग्रुप तो पता ही है। अब इससे हम लोगों को इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूला को मतलब क्या है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ये जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला किस पे लगेगा, ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग लगाएंगे तो उन्हीं के वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो भी निकालेंगे उसी के वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है। तो फिर इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए और इस फॉर्मूला को यूज करके इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यूज क्या है। वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने निकालना सीखा था, वैसे ही अमोनिया के लिए सीखा था, पिरिडीन के लिए भी देखा, वैसे ही सेम प्रोसेस से हर मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, 3n कोऑर्डिनेट के बेसिस पे निकाला जाता है और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखना आना चाहिए, जो कि आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए जैसे पहले हम लोगों ने निकाला था सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। तो C2V पॉइंट ग्रुप लिखा गया है यहाँ पे, जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स है उसके वैल्यूज लिख दिए। ठीक है, अच्छा ये सिमेट्री एलिमेंट्स की वैल्यू इनकेस अगर आपको सिर्फ कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है और आपको रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो आप डायरेक्टली कैरेक्टर टेबल के जितने भी क्लासेस रहते हैं ना उसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो क्लासेस हैं उनके वैल्यूज आप कैरेक्टर टेबल से देख करके लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम को निकालना हमारा काम है। तो हम लोग किस तरीके से, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। जैसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम आइडेंटिटी के केस में कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स है। वही अगर मैं पिरिडीन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे पिरिडीन के बारे में बात कर रहा था ऐसे ऐसे और ऐसे, हाँ तो इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने थे, 6, तो यहाँ पे हो गया 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल 11 एटम अनशिफ्टेड रहते हैं, तो यहाँ पे 11 आता क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के केस में कोई वो सोचने की जरूरत नहीं होती, जितना नंबर ऑफ एटम रहता है उतना ही अनशिफ्टेड एटम रहता है। फिर C2V पॉइंट C2 एक्सिस लगाने के बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम होता है 1 और मॉलिक्यूलर प्लेन लगाने के बाद 3 और फिर सिग्मा भी लगाने के बाद 1। वैसे ही फिर कैरेक्टर्स की वैल्यू 3, -1, 1 और 1। ठीक है, ये सभी कैरेक्टर्स की वैल्यू, ये सभी कैरेक्टर्स की वैल्यू, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोगों को रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यू मिल जाता था। ये रूट ओवर नहीं है ना, एक्चुअल में मेथड नोटेशन ऐसा रहता है, ऐसा है। तो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या क्या है, 9, -1, 3 और 1, ये सभी वैल्यूज आया। अब इन्हीं वैल्यूज को हम लोगों को इस फॉर्मूला में यूज करके इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए आप, इसमें बोला गया है ये NIR, ठीक है, इसका मतलब क्या है 1/H, ठीक है, समेशन ऑफ I, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे
उन लोगों के मल्टीप्लीकेशन का समेशन। ठीक है, देखिए कैसा होता है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। हाँ सर ये जो रिवर्सिबल ये रिड्यूसिबल इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, हाँ हाँ जो नोटेशन यहाँ पे लगा रहे हैं सर उसको स्क्वायर रूट नहीं है बोल रहे हैं, तो उसका क्या कोई पर्टिकुलर कुछ नाम है क्या सर? बेथेन नोटेशन बताया ना, बेथेन नोटेशन नाम है। जी सर जी। कुछ देर बेथेन नोटेशन ऐसे लिखा भी था उसमें, बेथेन नोटेशन। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला को हम लोगों को लगाना है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये NIR बोलने का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ वो वाला पर्टिकुलर IR प्रेजेंट है इज इक्वल टू 1/h। h यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। जैसे C2V है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, 2 2 4 है ना, फॉर्मूला देखा था हमने। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा। ये x क्या है, x क्या है देखिए, कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर का वैल्यू आया है ना, ये वाला रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर का वैल्यू आया है वो, ठीक है। y क्या है, कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की कैरेक्टर का वैल्यू। अब वो कहां से निकालेंगे हम लोग, वो यहां से निकालेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है ये वाला। अब फिर Z1 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। कोफिशिएंट्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कहां पे मिलेगा, यहां पे, ठीक है। आप देखिए फॉर्मूलाज में जो भी चीजें यूज होने वाली है वो पूरा यहीं से मिल जाएगा हम लोग को। फिर से बता रहा हूँ कहां से मिलता है। NIR बोलने का मतलब ये कि वो जो पर्टिकुलर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका नंबर कितना है, तो वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है NIR से, ठीक। H का मतलब ऑर्डर है, यहाँ पे 1/h है, ठीक है, ये 1/h है, 1/h है, ठीक। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, देख लीजिए ये वाला एक्चुअल फॉर्मूला है, यहाँ पे गलती से प्लस लगा हुआ, ये वाला प्लस नहीं आएगा, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। तो 1/h इंटू x1, x1 क्या है, कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये वाला जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सभी कैरेक्टर्स के वैल्यू आएंगे यहाँ पे। y का वैल्यू क्या है, कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ना ये, तो इनके कैरेक्टर्स कौन है, ये सभी इसके कैरेक्टर्स। और लास्ट में जो Z1 आ रहा है वो कोफिशिएंट्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है। ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स है ना, पॉइंट कैरेक्टर लेवल में जो सिमेट्री एलिमेंट्स है, इनकी जो सामने में कोफिशिएंट्स रहता है कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहेगा उसका वैल्यू है। अब इसको फॉर्मूला को लगा करके देखते हैं, उसके बाद फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब मैं निकाल रहा हूं इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये A1 का जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका नंबर कितना है, NA1 लिखा हूं, ठीक है। A1 कौन सा वाला, फर्स्ट वाला इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला। इस वाले इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नंबर कितना है उसको निकाल रहा हूं मैं, देखिए NA1 इज इक्वल्स टू 1/4। 4 कहां से आया, 4 कहां से आया बताइए, ये 4 कहां से आया, C2V पॉइंट ग्रुप है, इसका ऑर्डर लिखा जाता है 2n के बराबर, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 वहीं से आया, समझ में आया वाला बात, फॉर्मूला 1/, ये वाले में ना, यस सर। हाँ मैं बताया ना, वही चीज तो बताया, ये प्लस नहीं है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, मैं ही नहीं सुन रही। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या मेरा, आ रहा है सर, आ रहा है ना, हाँ ठीक। हाँ मैं वही बता रहा था, ये जो प्लस है ना वो नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें 1/4, 4 कहां से आया, 4 कहां से आया, यहां से आया, ये फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ऑर्डर को निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2n के बराबर होता है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए, 2n के बराबर होता है ऑर्डर, ठीक है। तो 2 2 4, तो 4 आ गया वहां से, ठीक। अब देखिए इनको अरेंज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए तो फिर इजी हो जाएगा। अब ये 9 इंटू 1 इंटू 1, ये सभी x y z कहां से आ रहे हैं देखते चलते हैं, ठीक है। 9 कहां से आएगा, जो हमने रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाला है 9, ये देखिए 9, ठीक है, ये 9
तो ये 9 है। ठीक, 1 कहां से आया? 1 क्या है देखिए, कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखिए 1, ये 1। ठीक है, जो भी कॉलम है, जो भी मतलब जो भी कॉलम, जैसे फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसका भी फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसी का जो जिस कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं उसी की पोजीशन की वैल्यू को लूंगा। ठीक, तो देखिए हर चीज में आइडेंटिटी का ही वैल्यू लिया जा रहा है। आइडेंटिटी का वैल्यू देखिए, यहाँ पे भी आइडेंटिटी का वैल्यू लिया गया, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में 9। तो देखिए यहाँ पे 9। ठीक, 9 के बाद फिर यहाँ पे 1, ये वाला 1, तो ये वाले 1 को लिखा गया है यहाँ पे देखिए, ये 1। ठीक है, इनटू फिर से 1, 1 मतलब इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। समझ में आया ये चीज? ठीक है, सेकंड वन किसका था फिर सर? देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज कौन सा है? कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन है? ये सभी है ना, ये सभी रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर सेकंड वाई वाला कौन सा है? कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कौन है भाई? ये सभी है, ये सभी। मैं इन सभी को क्यों बोल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए? क्योंकि मैं A1 के बारे में बात कर रहा हूँ, NA1 निकाल रहा हूँ, NA1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये सब, कैरेक्टर्स ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये सब, और कोफिशिएंट्स कौन होते हैं जो सिमेट्री एलिमेंट के सामने में लगता है। तो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। ठीक है, तो देखिए फिर से आते हैं, ये 1.4 हो गया, 9 इंटू 1 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 इंटू 1। हम किस किस चीज को यूज कर रहे हैं? एक तो कैरेक्टर टेबल को यूज कर रहे हैं और एक रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो टेबल हमने बनाया है उसको यूज कर रहे हैं। तो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के टेबल से हम लोग निकाल रहे हैं कैरेक्टर ऑफ रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और हम कैरेक्टर टेबल से निकाल रहे हैं कैरेक्टर ऑफ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट का जो कोफिशिएंट होता है वो। ठीक है, एक चीज रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो टेबल हमने खुद बनाया है वहां से निकल रहा है, और दो चीज जो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कैरेक्टर टेबल, उससे निकलता है। ठीक है, इनमें से दो कैरेक्टर्स हैं, एक रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, और लास्ट वाला जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आया था? इनका समीशन लेना है हम लोगों को। तो समीशन करने के लिए ये जितने भी है ना, इन सभी का समीशन करना पड़ता है। अब फिर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या रहेगा? प्लस। ठीक है, प्लस किया हमने। अब x2 y2 z2, x2 y2 z2 कौन होगा? देखिए -1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, फिर से देखिए -1 इंटू 1 इंटू 1। समझ में आया? -1 इंटू 1 इंटू 1। ये देखिए -1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पे जाता हूं, फिर से प्लस करूंगा। नेक्स्ट वाला क्या है? 3 इंटू 1 इंटू 1। देखिए फिर से 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1। लास्ट वाला कौन सा बच गया? लास्ट वाला बस कॉलम बच गया, तो प्लस करके 1 इंटू 1 इंटू 1। समझ में आया? क्या 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इतना करने के बाद अब देखिए हमारे सभी कॉलम्स यूज हो गए, इस वाले इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के सभी कॉलम्स यूज हो गए। तो अब इसको बस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 9 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 9। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। साइन माइनस का है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है ना ऐसे। 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 3 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3। हमारा क्या वैल्यू आएगा? 3। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है, A1 वाला जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट है, उसका नंबर कितना है? 3 है, 3A1। ठीक है, 3A1।
3a1 है। ऐसे ऐसे करके हर एक का वैल्यू निकालना है, हर एक के इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वैल्यूज निकालने हैं हम लोगों को, ठीक है, हर एक के इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वैल्यूज निकालना है। अब फिर मैं सेकंड वाला करके बता रहा हूँ, ठीक है, फिर थर्ड वाला और फोर्थ वाला आप देख लीजिएगा, सेम ही है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, जैसे कि हम लोग इस यहां से यही वैल्यूज यूज करने वाले हैं, अब यहाँ पे से इस कैरेक्टर टेबल में से ये सभी वैल्यूज यूज करेंगे, और लास्ट वाला जो थर्ड वाला चीज रहता है वो यही वाला यूज होगा, ठीक है। चेंज सिर्फ कौन सा होता है, सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को वैल्यूज निकालना है। तो नेक्स्ट वाला केस कौन सा है, देखिए A2 के लिए हम लोगों को निकालना है सेम फॉर्मूला लगा करके। कौन सा है A2? A2 ये वाला है, ये A2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे NA2, ठीक है, NA2, इसका जो वैल्यू होगा 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू, देखिए 9 इंटू 1 इंटू 1, 9 इंटू 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1, -1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक, प्लस 3 इंटू -1 इंटू 1, 3 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1। अब इसके वैल्यूज निकाल करके देखिए क्या क्या आ रहा है। 9 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना होता है, 9 होगा, ठीक। -1 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू होता है -1, प्लस माइनस माइनस हो जा रहे हैं तो -1। 3 इंटू -1 इंटू 1 जो होता है -3 होगा, तो -3 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3। और 1 इंटू 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना होता है, -1। 1 इंटू 1 इंटू -1 का जो वैल्यू होता है वो -1 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसलिए -1, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आ रहा है इसमें, कितना, ये 5 हो गया और 4 हो गया, तो 9 -1 -3 -1, इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 के बराबर। 9 -5 करूंगा ना, -3 -1 और -1, ये तीनों मिलाकर के -5 हो जाएगा, और 9 -5 करूंगा तो 4 बच जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 बचेगा, है ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसका मतलब A2 का जो वैल्यू आएगा, A2 का जो वैल्यू आएगा, शुरुआत में क्या आया था, A1 का वैल्यू कितना आया था, 3A1, ठीक है। अभी A2 का वैल्यू कितना आया था, 1A2, तो मैं लिखूंगा प्लस 1A2, ठीक है। ऐसे लिखते लिखते प्लस कर करके B1 का भी वैल्यू निकालूंगा, B2 का भी वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज आते हैं इसका, 3 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 3 आएगा और इसका वैल्यू 2 आएगा। So now we can write the reducible representation in irreducible representation as follows: 3A1 A2 plus 3B1 plus 2B2। तो वो जो रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था वाटर मॉलिक्यूल का, उसको इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है उस चीज को भी देख लीजिए। इसको वेरीफाई कैसे किया जाए कि हाँ हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं, इतने कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, उस चीज को वेरीफाई करने का एक तरीका है, काफी इजी मेथड है। उस इजी मेथड के बेसिस पे आप डायरेक्टली इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 3 और 2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यूज, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का वैल्यूज क्या क्या आ रहा है। Irreducible representation is equals to 3A1 plus A2 plus 3B1 plus 2B2, ठीक है। ये सभी वैल्यूज आए थे, ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये वाला वैल्यू सही आया है कि नहीं आया है, तो फिर मैं कैसे करूं, देखिए किससे वेरीफाई होगा, कैरेक्टर टेबल से वेरीफाई होगा। तो देखिए किस तरीके से वेरीफाई किया गया, 3A1 बोला गया ना, तो इसके कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो इन सभी के कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 3 3
आएगा ना, इसके इसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3333 है, आएगा ना, ठीक। A2 के सामने क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 से इन सभी के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो तो सेम ही वैल्यू आने वाला है, तो सेम लिखूंगा 1 1 -1 -1। 3B1 3 लिखा हुआ है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है, 3 -3 3 -3, ठीक। लास्ट में 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू B2, तो B2 के जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 -2 -2 और यहाँ पे। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, इन सभी के वैल्यूज को ऐड करने के बाद अगर आपका वैल्यू ये आता है तो आपने सही निकाला है, ठीक है, करके देखते हैं, ठीक। -3 + 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है, आ रहा है अच्छा 3 3 कितना हो गया 3 3 6 और इसमें माइनस कर दो 3 को, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया 3 आ रहा है, 3 और प्लस 3 -3 कैंसिल हो गए, -2 और 1 इन दोनों को वो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1, सही है। 3 6 9 9 -1 3 और 1, अगर यही आ जाता है एग्जैक्टली सेम वैल्यू तो आपने सही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाला है, ठीक है। ये ट्रिक है वेरीफाई करने का कि सही निकाले हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, कैरेक्टर टेबल में ये सभी ट्रिक बहुत ज्यादा काम आते हैं, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, क्लियर। फिर मैं आगे बढ़ूं, बताइए। फिर लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बच जाता है चल, अब फिर लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बच जाता है कि इसमें कौन से जो इनके कैरेक्टर टेबल को देख करके बताना रहता है कि कौन सा नोड जो रहेगा, मतलब इनमें से ये सभी नोड्स बोलते हैं इन सभी को, हालांकि ये रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ही है बट इनको नोड्स भी बोला जाता है, तो मोड्स बोला जाएगा, ये नोड्स मोड्स है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो होता है ना, मोड्स, टोटल मोड्स। तो जो भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, हमने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना सीख लिया, ठीक है, तो उसमें फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल का कैरेक्टर टेबल ऐसे ही दिया जाएगा आपको, उसमें रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको निकालना आ गया, उसके बेसिस पे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना आपको आ गया, ठीक। अब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जितने भी आते हैं उसको बोला जाता है टोटल मोड्स, MODES, मोड्स। यहाँ पे नोड्स लिखा हुआ है, गलत है, मोड्स लिखा जाता है, मोड्स बोलते हैं उसको, ठीक है, मोड्स। फिर से बोल रहा हूँ, मोड्स बोले, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऐसे करके बोलते हैं ना, वही मोड्स, ठीक है। ये टोटल मोड्स है, मतलब टोटल मोड्स है बोलने का मतलब कि कितने वो रोटेशनल मोड्स इंक्लूडेड रहता है उसमें, मतलब जितने भी पॉसिबल मोशंस रहते हैं, और रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और जो क्वांटाइज्ड रहता है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और आपका वाइब्रेशनल मोशन, ये सभी इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो इन्हीं को बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ मोड्स। अब इन्हीं टोटल नंबर ऑफ मोड्स में से कुछ होता है ट्रांसलेशनल, कुछ होता है रोटेशनल और कुछ होता है वाइब्रेशनल, ठीक है। तो उन सभी चीजों को हम लोगों को देखना है। हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, हाँ बोलिए सर। इसमें जब पहले वाले टेबल्स के थ्रू अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का पूरा कैरेक्टर टेबल निकल गया, इरेड्यूसिबल प्रेजेंटेशन निकल गया, तो ये जो लास्ट में जो 2 कॉलम दिया गया है इसका यूज, हाँ उसी का यूज आएगा, अभी उसी के यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये सभी हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकाला जाता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए आप बताइए, तो इन केस अगर आपको याद होगा टोटल नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकाल देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, कोई फॉर्मूला होगा उसके लिए, 3n का फॉर्मूला था। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं 3n लिखता हूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा ना। यस सर। तो वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं 9। देखिए तो यहाँ पे भी 9 है क्या, 3 6 और ये 9 है ना, तो यहाँ पे से भी वेरीफाई हो जा रहा है कि सही निकाले, बट वो वाला वेरिफिकेशन का तरीका ज्यादा सही है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ आपको।
तो ये टोटल नंबर ऑफ मोड्स वहां से मतलब 9 है होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, और उससे भी मुझे वही पता चल रहा है कि 9 होता है, जिसमें ट्रांसलेशन भी इंक्लूडेड है, रोटेशनल भी इंक्लूडेड है, वाइब्रेशनल भी इंक्लूडेड। अच्छा बताइए, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। नॉन नॉन लीनियर। लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोड इसके लिए कितने होंगे? 3 हाँ, 3 होंगे ना। ट्रांसलेशनल मोड इसके लिए 3 होंगे। रोटेशनल मोड कितना होगा इसके लिए? 3 होगा। 3 होगा, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोड कितना होगा? 3 होगा ये भी। कितना होगा? 3n-6 से निकालते हैं हम लोग, 3n-6 से निकालते हैं, ठीक है। तो 9 - 6 कर देंगे तो ऑब्वियसली 3 है, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का तरीका है। इस तरीके से हम लोग इसके ट्रांसलेशनल मोड्स निकालते थे, रोटेशनल मोड्स निकालते थे, वाइब्रेशनल मोड्स निकालते थे। वैसे ही इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग कैरेक्टर टेबल के बेसिस पे निकालेंगे। कैरेक्टर टेबल के बेसिस पे किस तरीके से, देखिए अब अगर आप देखिए ये तो टोटल मोड्स हो गया, ठीक है। वो मोड्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मोड्स है, टोटल मोड्स ये हो गया। अब उसमें रोटेशनल मोड्स कौन से हैं उसको देखने के लिए RX, RY और RZ को देखिए इस कॉलम्स में। जो नेक्स्ट वाला ये जो कॉलम बना हुआ है ना, उसमें आप देखिए RX, RY और RZ कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे RX लिखा है, यहाँ पे RY लिखा है, यहाँ पे RZ लिखा हुआ है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक तो B2 डैश, एक तो कौन सा, एक तो B2 डबल डैश, ठीक है, दूसरा B1 डैश प्लस एक और A2 डबल डैश। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, रोटेशनल एक्टिव मोड्स है, ठीक है। ये सभी क्या है, रोटेशनली एक्टिव मोड्स है। तो रोटेशनल एक्टिव मोड्स में ये सभी को इंक्लूड किया गया। हाँ बोलिए। ये जो है नंबर को ऐड नहीं करते सर? कौन सा नंबर? नहीं नहीं नहीं, इसमें नंबर वगैरह कुछ ऐड नहीं होगा, इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा। ये सभी नंबर्स बोल रहे हैं ना, ये सभी ऐड नहीं होंगे। सर वो रोटेशनल मोड्स 3 है तो 3 तो हो चुके, तो और ऐड क्यों करेंगे सर? 3 हो चुके हैं तो ऐड क्यों करेंगे, नहीं समझा मैं कैसे। सर वो जो नंबर्स हैं उसको ऐड नहीं करना है बोल रहे हैं ना, इन सभी को बोल जैसे रहा हूँ। A1 के सामने। हाँ हाँ, ये तो ऐड नहीं हो पाएगा ना। 3A1 को आप A2 से कैसे ऐड करोगे? सर जैसे नहीं B2 है, रोटेशनल मोड में बोल रही है ना, जैसे B1 ये है, B1 rotation- हमारा वो है सर, B1 हमारा रोटेशनल नोट्स उसमें निकल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो उसके सामने 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, ऐसा ना। अच्छा हाँ वैसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वैसा नहीं लिखेंगे, वैसा हाँ नहीं तो लिखेंगे। ऑलरेडी 3 हो चुका है, A2, B1, B2 इसलिए। हाँ नहीं, ये बात उसकी नहीं है। ये जो मोड्स है ना, ये जो ओवरऑल मोड्स बता रहा है, ये ओवरऑल इसके मोड्स को बता रहा है। ये ना ओवरऑल इसके मोड्स को बता रहा है। इसमें ट्रांसलेशनल भी इंक्लूडेड है, रोटेशनल भी इंक्लूडेड है और वाइब्रेशनल भी इंक्लूडेड है। तो उसमें से एक जो होगा ना, एक जो B1 का मोड होगा वो रोटेशनल मोड में आ गया है, ठीक है। एक जो B1 का मोड है वो रोटेशनल मोड में आ गया है। हो सकता है कोई दूसरा, अब कितने बच गए, एक रोटेशनल का मोड अगर हट गया है हमसे, एक रोटेशनल, 3 टोटल है, 3 मोड्स हैं B1 के, B1 की 3 मोड्स हैं। तो एक रोटेशनल मोड में चला गया, दूसरा ट्रांसलेशनल में जा सकता है और तीसरा वाइब्रेशनल में जा सकता है, या हो सकता है कि ये दोनों ही वाइब्रेशन में जा सकता है। तो ऐसे होता है। तो ये जो RX, RY और RZ को देख करके हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है, तो वो ये ऐसे ही निकलेगा। इसमें नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल को बताता है। जैसे 3 B1 है ना, 3 B1 मोड प्रेजेंट है, उनमें से एक जो होगा हो सकता है ट्रांसलेशनल का हो, एक जो होता है वो हो सकता है रोटेशनल का हो, या तो 2 ट्रांसलेशनल के होकर ये एक रोटेशनल के हो सकते हैं। मतलब इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। इस चीज को और क्लैरिफाई करता हूं। जैसे देखिए RX, RY और RZ के बेसिस पे हम लोगों को रोटेशनल मोड्स को निकालना है। तो यहाँ पे 1 1 भी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ RZ है। इन केस
अगर यहाँ पे RY भी होता, RY भी यहीं पे होता, यहाँ पे ना हो करके RY भी यहीं होता, तो फिर मैं क्या बोलता, A2 का केस नहीं लेता फिलहाल। इनकेस अगर RZ यहाँ पे ना हो करके RZ यहाँ पे होता, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या बोलता, V1 जो दो 3 V1 है ना, उसमें से 2 V1 की जो मोड्स है वो रोटेशनल मोड्स के अंदर है, ठीक है, क्योंकि RY और RZ दोनों इसी के अंदर में आ रहा है। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, हो गया ना क्लियर वो चीज। अब देखिए जो भी है एक एक बार लिखा हुआ है, तो उन सभी को एक एक बार हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, RX RY और RX RY RZ। तो ये B1 डैश हो गया, A2 डबल डैश हो गया और B2 डबल डैश हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रोटेशनल नोड्स रहेंगे, रोटेशनल मोड्स रहेंगे। तो रोटेशनल मोड्स देख लीजिए, हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे भी निकाला था, 3 ही आता है, तो यहाँ पे भी 3 ही आ रहा है। ट्रांसलेशनल मोड्स देखिए, ट्रांसलेशनल मोड्स को इससे ग्रुप थ्योरी मतलब कैरेक्टर टेबल के बेसिस पे कैसे निकाला जाता है, एक्स वाई और जेड को देखिए, एक्स वाई और जेड जहां पे आ रहे होंगे, जिस भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्स वाई और जेड के वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, वो सभी मोड्स क्या रहेंगे, वो सभी मोड्स ट्रांसलेशनल मोड के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मोड कहां पे आ रहे हैं, एक्स, ये एक्स यहाँ पे आ रहा है, वाई यहाँ पे आ रहा है और जेड यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसलेशनली एक्टिव कौन कौन से मोड्स होंगे, A1 डैश, B1 डैश और B2 डबल डैश, ये सभी क्या है, ट्रांसलेशनली एक्टिव। तो ट्रांसलेशनल मोड भी 3 आता था, तो देखिए ये 3 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज, ये दो चीज क्लियर हुआ, रोटेशनल कैसे आया, ट्रांसलेशनल कैसे आया, यस सर। ठीक। आगे बढ़ता हूँ फिर, अब जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ नहीं बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है। वाइब्रेशनल नोड्स को किस तरीके से हम लोग निकालते थे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में कैसे निकालते थे, एक तो ट्रांसलेशनल का 3 हो गया, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांसलेशनल का 3 हो गया, रोटेशनल का 3 हो गया। वाइब्रेशनल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल मोड्स में से, टोटल मोड में हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, ऐसे ही करते थे ना। टोटल मोड्स क्या था, 3n था, माइनस क्या करते थे हम लोग 6, क्योंकि 3 + 3 6 होता है ना, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n - 6 का फार्मूला यूज करते थे, वो यहीं से आया था। तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी किया है, टोटल मोड्स रहेगा, उसमें माइनस करेंगे हम लोग रोटेशनल मोड को और ट्रांसलेशनल मोड की एडिशन, ट्रांसलेशनल मोड और रोटेशनल मोड के एडिशन को हम लोग टोटल मोड से माइनस कर देंगे। तो बच कितना जाएगा, इतना बच जाएगा, 2a1 + b1, 2a1 + b1 कितना बचा। अब देखिए इस, अब आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेसिक है, मतलब प्लस माइनस तो हो ही जाएगा। अच्छा तो देख लीजिए, रोटेशनल का मोड लिख दिया हूं, A1 मतलब A2 B1 और B2, A2 B1 और B2, ठीक। ट्रांसलेशनल मोड लिखा हुआ है A1 B1 और B2, A1 B1 और B2। अब इन्हीं में पहले प्लस माइनस कर लीजिए, B1 से B1 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2B1 हो जाएगा, B2 से B2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2B2 हो जाएगा, और A1 से A2 तो प्लस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए A1 अलग लिखा हुआ है, A2 अलग लिखा हुआ है, ठीक। ब्रैकेट को जब आप खोलोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो भी प्लस में है तो जो भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए -A2 लिखा हुआ है यहाँ पे, A2 यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो एक A2 से एक A2 कैंसिल हो गया, 2 B1 लिखा हुआ है, यहाँ पे B1 कितने हैं, 3 B1 है, तो 2 B1 में से एक B1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक B1 बचा, 3 B1 में से 2 B1 कैंसिल हो गया, तो फिर कितना बच गया, सिर्फ एक B1 बचा, ठीक है, ऐसा हटा देंगे। B2 देखिए, B2 2 था, B2 यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद। और लास्ट में A1 है, तो 3 A1 यहाँ पे है, एक A1 यहाँ पे है, तो एक A1 को हटाने के बाद 2 A1 बचेगा। तो टोटल ये क्या है, ये वाइब्रेशनल मोड्स है, टोटल क्या है, ये वाइब्रेशनल मोड्स है। तो देख लीजिए 2 A1 के वाइब्रेशनल मोड आ रहे हैं और एक B1 का वाइब्रेशनल मोड आ रहा है, तो ये भी 3 आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे भी अगर आप देखो तो 3 ही आता है, ठीक है, हो गया क्लियर ये चीज। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल को किस तरीके से निकाला जाता है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक, अब एक लास्ट चीज है, IR एक्टिव कौन होता है, रमन एक्टिव कौन होता है, उस चीज को समझना। अब जो भी IR आया हुआ है, जो भी वाइब्रेशनल मोड्स आए हुए हैं, वाइब्रेशनल मोड्स में ही हम लोगों को देखना है,
नाउ हाउ टू कैलकुलेट IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो जो भी वाइब्रेशन मोड्स हैं उनमें से IR एक्टिव मोड्स कौन से हैं और रमन एक्टिव मोड्स कौन कौन से हैं उसको हम लोगों को बस चेक करना है। तो देखिए IR एक्टिव मोड चेक करने के लिए आप XYZ एक्सिस को देखिए, ठीक है, XYZ एक्सिस जहां जहां पे प्रेजेंट होगा उसी को देखिए, वही IR एक्टिव मोड्स होगा। अच्छा, इसमें से देखना है ये ये इंपॉर्टेंट है हम लोग को। अब ये चीज पूरा समझ में आ गया ना, ये चीज पूरा समझ में आ गया कहां कहां पे किस किस चीज को देखना था। फिर से बता रहा हूं एक बार, टोटल मोड्स तो यहीं पे से आ जाता है। रोटेशनल मोड जब आप देखने जा रहे हैं तो डायरेक्टली आप जहां जहां पे एक एक बार, जैसे RX एक बार है तो एक बार इसको लीजिए, RY एक बार है तो एक बार B1 को ले लीजिए, और RZ एक बार है तो एक बार A2 को ले लीजिए। इन केस अगर RZ यहाँ पे होता तो 2 बार B1 को ले लिया जाता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने वैसा नहीं किया, ठीक। वैसे रोटेशनल मोड को देखने के ट्रांसलेशनल मोड को देखने के लिए हमने क्या किया, XYZ के वैल्यूज को देखा सेम वे में जैसा कि RX RY और RZ को देखा जाता है, उसके बेसिस पे हमने ट्रांसलेशनल मोड डाल दिया। अब इसमें टोटल मोड्स में से माइनस कर दिया, मतलब टोटल मोड तो यहाँ पे था उसमें माइनस कर दिया इन लोगों को, तो हम लोगों को वाइब्रेशनल मोड कर दिया। अब जब आप IR एक्टिव मोड्स देखने जा रहे हैं या फिर रमन एक्टिव मोड्स देखने जा रहे हैं तो आप इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, यहां से नहीं देखना है हम लोगों को कहां से देखना है, यहां से देखना है, इन दोनों के वैल्यूज में बस देखना है। किसका वैल्यू, एक तो A1 का वैल्यू और एक तो B1 का वैल्यू। A1 का जो कैरेक्टर है उसको और B1 का जो कैरेक्टर के वैल्यूज है उसको, ठीक है। मतलब मैं जब IR एक्टिव या फिर रमन एक्टिव देखने जा रहा हूं तो जो भी, हालांकि यहाँ पे तो वाइब्रेशन नोड में A1 और B1 बस आया है, किसी और मॉलिक्यूल में कुछ और भी आ सकता है, तो हम IR एक्टिव या फिर रमन एक्टिव को देखने के लिए किसके मोड्स को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के मोड्स को देखेंगे। तो मतलब अब मैं किसको देखने वाला हूं, सिर्फ A1 और B1 को बस देखूंगा, ठीक है, A1 और B1 के वैल्यूज को बस देखूंगा, A1 और B1 के वैल्यूज को बस देखूंगा, इन्हीं वैल्यूज में मैं इन सभी वैल्यूज को चेक करूंगा। अब चेक किसके वैल्यू को करना है, देखिए कौन सा कॉलम देखना है, कौन सा रो देखना है, समझ में आ गया, कौन सा रो देखेंगे, एक तो A1 का रो देखेंगे और एक B1 का रो देखेंगे। कब हम ऐसा कर रहे हैं, जब IR एक्टिव और रमन एक्टिव मोड्स को देखने की बारी आ रही है तब, ठीक है। किसको देखना है, वाइब्रेशनल मोड्स के जो भी वैल्यूज आते हैं उसको। यहाँ पे A1 और B1 आए तो इसलिए A1 और B1 को देखेंगे। A1 और B1 के जो रो हैं उनमें हम लोगों को देखना किसको है, अब उसको देखते हैं। अगर आपको IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लिखना है तो आप देखिए XYZ एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, तो देखिए हमें लिखना किसमें किसमें है, सिर्फ ये दोनों रोज में A1 और B1, A1 और B1 में देखिए इन दोनों ही रोज में क्या X, Y और Z एक्सिस प्रेजेंट है, इन केस X या फिर Y या फिर Z, तो देखिए यहाँ पे Z प्रेजेंट है और यहाँ पे X प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे Z प्रेजेंट है और यहाँ पे X प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों ही मोड्स, अब इस वाले केस में ये जो भी वैल्यूज जो भी नंबर्स रहते हैं वो कंप्लीटली आ जाता है, कंप्लीटली इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो IR एक्टिव मोड जो वाइब्रेशन रहेंगे उसमें XYZ को देख करके हम लोगों को ये देखना था कि A1 और B1 में XYZ है क्या। तो हमने देखा कि एक तो Y था और एक Z दिखा और एक X दिखा शायद, हाँ तो एक X दिखा और एक Z दिखा, दोनों ही केस में हम लोगों को XYZ में से कोई ना कोई तो मिला, तो इसलिए दोनों में से ही मिले तो डायरेक्टली हम इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया क्या चीज बोला मैं? यस सर। क्या चीज बोला? जो भी वाइब्रेशन का मोड्स रहेगा दोनों में ही मुझे या तो X मिला या तो Y मिला या तो Z मिला, तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे 2A1 3B1 ऐसा करके आता, तो 2A1 3B1 में भी यहाँ पे भी लिखता। समझ में आया वाला बात? फिर रमन एक्टिव मोड देखने के लिए फिर से वही चेक करें किसमें कौन सा कॉलम देखना है, एक A1 का कॉलम देखना है, एक B1 का कॉलम देखना है। तो रमन एक्टिव मोड्स को देखने के लिए आप चेक करिए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो रहते हैं वो लास्ट वाले कॉलम में देखने को मिलते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये सभी जो भी वैल्यू लास्ट कॉलम में कुछ भी रहेगा वो सभी क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो उनमें से इन दोनों में से अब हम लोगों को चेक किसका करना था, A1 और B1 का करना था, तो इन दोनों में चेक कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या। तो ये भी क्वाड्रेटिक, मतलब लास्ट वाले कॉलम में कुछ लिखा है क्या ऐसा, तो लास्ट वाले कॉलम में कुछ तो लिखा है, जो भी लिखा है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो कुछ तो लिखा है, तो इसका मतलब ये रमन एक्टिव मोड्स भी है।
तो मतलब A1 प्लस B1 करके रमन एक्टिव मोड नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2A1 प्लस B1 रमन एक्टिव मोड है, ऐसे लिखूंगा। समझ में आया? 2A1 प्लस B1 रमन एक्टिव मोड है, ऐसे लिखूंगा। समझ में आया इतना चीज? यस सर। ठीक, अब लास्ट चीज आईआर एंड रमन एक्टिव मोड्स को देखने के लिए इन दोनों में से जो कॉमन आएगा ना उस चीज को देख लीजिए। कॉमन क्या, दोनों ही सेम ही आने वाला है हर एक केस में, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं इसी, अगर दोनों ही केस में अगर सेम ही चीज आता है तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों ही केस में अगर वैल्यूज आ रहे हैं एक्स वाई जेड का भी और क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी, तो ओवरऑल पूरा इंक्लूड होगा और लास्ट वाले केस में भी पूरा इंक्लूड होगा, क्योंकि ये वाला भी ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो लास्ट वाले केस में भी कॉमन ही, मतलब कॉमन जो भी वैल्यूज आएगा ना उसको हम लोग लास्ट वाले केस में लिख देंगे। इन केस मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में जो कॉमन आता है उसी चीज को लास्ट में लिखा जाता है। आईआर एक्टिव और रमन एक्टिव मोड्स में लास्ट में जो कॉमन आएगा, इन दोनों में जो कॉमन आता है उस चीज को लिखा जाता है। इन केस अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड वाला जो वैल्यूज रहता है वो मान लीजिए A1 में नहीं दिखता आपको, सिर्फ B1 में दिखता, तो आप क्या लिखते हैं सिर्फ B1, ठीक है, आईआर एक्टिव मोड सिर्फ B1 लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ना, मान लीजिए A1 में भी दिखता B1 में भी दिखता, तो 2A1 प्लस B1, ये सभी मोड्स क्या होते हैं रमन एक्टिव मोड्स, ऐसा बोलता हूं, ठीक है। तो लास्ट वाले केस में क्या लिखते हैं बताओ तो आप खुद बताओ, लास्ट वाले केस में क्या लिखते हैं? B1 सर, B1 सिर्फ B1 लिखते हैं, ठीक है, बस वही चीज बताने की कोशिश करो, जो इन लोगों में कॉमन आता है ना सिर्फ उसी को लिखा जाता है। क्लियर? हाँ, तो ये एंड ऑफ द ग्रुप थ्योरी चैप्टर है। ठीक, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए अब इसी बेसिस पे ना क्वेश्चन है, C3 पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। C3 पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है, तो देख लीजिए ये आपका कैरेक्टर टेबल है। कंसीडर द रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है आपको, ठीक है, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है? 630, ठीक, इट्स इररेड्यूसिबल कंपोनेंट्स आर, ऐसे करके पूछा गया है कि इसके इररेड्यूसिबल कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, ऐसा करके पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या टेक्निक अपनाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि कोई और टेक्निक अपनाएंगे? दूसरा वाला टेक्निक जो अपनाएंगे वो ज्यादा सही रहेगा, मैं बताता हूं कैसे। जो फॉर्मूला लगा करके अगर देखिए इस क्वेश्चन को देख करके पहला दिमाग तो ये, मतलब पहले माइंड में तो यही आएगा कि हम फॉर्मूला लगाते हैं, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है जिसको मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, जिसमें जो भी वैल्यूज दिए हुए रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करके इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लास्ट में ऐड कर देना पड़ता है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस चीज को करिए। मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ फिलहाल के लिए। पहला वाला तरीका जो कि फॉर्मूला के बेसिस पे है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा वाला तरीका भी देखेंगे। तो फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों को इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। देख लीजिए क्या है, कैरेक्टर टेबल दिया गया है, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया गया है, सिर्फ इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए n(a1) इज इक्वल्स टू 1/h बोलने का मतलब, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, समेशन ऑफ xi yi zi। अब xi yi zi आपको पता है क्या होता है, n(a1). अच्छा देखिए यहाँ पे एक और चीज, मतलब इसी में से बता रहा हूँ, ये आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट है, तो मॉलिक्यूलर सिंबल या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है, ठीक है। अब A होगा कि B होगा किससे पता चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक है, तो A होगा, देख लीजिए, ठीक है। वैसे इसमें देखिए आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट है, 1 आया है, मतलब 1 डायमेंशनल है, या तो A होगा या तो B होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है इसलिए A होगा, ठीक है। आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट के लिए डायमेंशनलिटी क्या है, 2, तो 2 है तो डायरेक्टली E लिख दीजिए, क्लियर। अब 1 आया कि 2 आया, वो किस पे पता चला, ये प्लेन्स के बेसिस पर पता चला, ठीक। चल अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन था हमारा n(a1) निकालना है। n(a1) कैसे निकालेंगे, h का वैल्यू क्या होगा बताइए तो फिर आप। 6 होगा सर, 6 6 होगा, ठीक है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आपको पता है कि 6 कैसे आया,
तो 6। ठीक, आप कैसे करना है देखिए, 6 इंटू, बताते जा रहा हूँ, 6 इंटू 1 इंटू 1, 6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, बताइए क्या करूं, 3 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 3, डायरेक्टली 0 लिख दूं क्या? यस सर। ठीक, 0 इंटू 1 इंटू 3 क्या आएगा, 6 और 3 टू 6, 6 6 12, 12 डिवाइड बाई 6। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2, तो 2a1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझ में आया, आ गया क्या समझ में? यस तो सर। अगर 2a1 आया हुआ है तो मेरे ऑप्शंस कौन कौन से कट जाएंगे, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, दो ऑप्शंस में बस आप कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला निकालते हैं। अब देखिए इसमें ई के लिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2e2 होगा, ये 2e2 होगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, ऐसा है, ठीक है, तो 2e2 होगा वहां पे। अब देखिए a1 को निकालिए, 2a1 इसमें भी है और 2a1 इसमें भी है। अब हम लोग देखते हैं a2 का अगर कुछ भी वैल्यू आ जाता है, इसमें तो a2 है ही नहीं, अगर a2 का वैल्यू कुछ भी आ जाता है तो डायरेक्टली आप मार्क कर देंगे a को, ठीक है, तो n a2 निकाल सकते हैं। a2 का वैल्यू बताइए, अब आप खुद से बताइए क्या क्या लिखो, 1/6 लिखने के बाद 6 इंटू 6 into 1 into 1. ठीक, 6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 into 1 into 2. ठीक, 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0. 0, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 12 हो गया, 12/6 कितना हो गया, 2 आ गया, 2a2। अब इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी काट के डायरेक्टली मार्क कर दीजिए आंसर, ठीक है। एक ये तरीका था, दूसरा तरीका क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप ना इनके बेसिस पे आप देखिए, कोई भी अगर ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, कोई भी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ये करते हैं कि फर्स्ट वाले, अगर हम लोग ऑप्शंस के बेसिस पे जाते हैं ना तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के बेसिस पे अगर मैं स्टार्ट करूं तो ई का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सभी के वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, 2 - 1 0, ठीक है। a2 के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 - 2 2 2 - 2, a2 का वैल्यू, हाँ a1 का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 और 2, ठीक है, पूरा को प्लस कर दीजिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 4 और ये 3 हो जाएगा, और ये 6 6 3 0, इसी में से आ गया वैल्यू, तो डायरेक्टली ये वाला आंसर मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी सर ये कन्वीनियंट लगता है आप दोनों में से कोई, बताइए ना सर। देखिए इसमें ना ऑप्शन के बेसिस पे हम लोगों को जाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है, 1 का ई का जो भी कैरेक्टर रहेगा ना उससे 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, ठीक है, तो इसी में लिखो 2 - 1 0, 2 - 1 0, 2 - 1 0, ठीक है। फिर a1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, a1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, a1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है। हालांकि मैं इसके बाद फिर डायरेक्टली a2 को किया था, फिर उसके बाद a1 को किया था। अब फिर a2 के केस में देखिए, a2 के केस में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे 2 2 -2, 2 2 -2। अब लास्ट में इन सभी को प्लस कर दीजिए, -2 + 2 0 हो जाएगा, 2 2 4, 4 में -1 कर दिए 3 हो गया, और 2 + 2 + 2 6 हो गया, ठीक है। अगर आपका वैल्यू ये वाला एग्जैक्टली सेम इसके तरह आ जाता है तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके, हाँ भाई ऐड किए हैं इसको, क्या किए हैं, ऐड तीनों नंबर्स को, हाँ तीनों को ऐड कर दिया है, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। कैरेक्टर टेबल से ऐसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ट्रांजिशन के बेसिस पे,
ये फॉरबिडन ट्रांजिशन या फिर अलाउड ट्रांजिशन उसके बारे में है। Refer to the character table of the point group C3B given below. Find the which of the following transition is forbidden. इनमें से कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है? फॉरबिडन ट्रांजिशन होने के लिए जब आप दो कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट वाले कॉलम में ना एक्स वाई और जेड वैल्यूज नहीं आने चाहिए, ठीक है? वो वाला जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन होगा। तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को? A1 से A1 का ट्रांजिशन पूछा गया है। A1 से A1 के ट्रांजिशन के वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए A1 से A1 का ट्रांजिशन अगर पूछा जाए तो फिर कैसे करोगे? A1 का जो भी कैरेक्टर है, A1 का क्या कैरेक्टर है? 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग A1 के ही कैरेक्टर से। A1 का जो कैरेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 के कैरेक्टर से। तो देखिए 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 1 1 से, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 1 1 1, यही आएगा 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1, यही आएगा। तो ये जो कैरेक्टर के वैल्यूज आ रहे हैं कौन सी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर की वैल्यू है? A1 के कैरेक्टर, A1 में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के वैल्यूज है ना? यस सर। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है A1 के कैरेक्टर, A1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर की वैल्यूज है 1 1 1 करके आया है, और इस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लास्ट में Z लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे कहीं पे लास्ट वाले केस में अगर Z लिखा हो, X लिखा हो, Y लिखा हो तो वैसे टाइप के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो अलाउड होते हैं। इन केस लास्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर ये वाला कैरेक्टर के वैल्यूज किसी के आ जाते हैं तो फिर वो वाला जो ट्रांजिशन होगा ना वो अलाउड नहीं होगा बोलता है, ठीक है? तो वही चीज है यहाँ पे, उसी के बेसिस पे सॉल्व करना था ये वाला क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे A1 into E, अब मैं क्या करूंगा? A1 into E के A1 और E के कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 into 2, ठीक है? वैसे ही 1 into -1, 1 into 0, 1 into 0, वैल्यूज क्या क्या आएंगे? 1 -1 2, तो देखिए 2 -1 और 1, अच्छा यहाँ पे 2 -1 और 0, 2 -1 और 0, ये किसके कैरेक्टर की वैल्यूज हैं? कौन सी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की कैरेक्टर की वैल्यूज है? E क्या है? E के साथ लास्ट में क्या है? X या फिर Y प्रेजेंट है, तो ये वाला ट्रांजिशन जो रहेगा वो अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है? तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। वैसे A2 into E, अब करिए A2 into E, A2 और E को मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 और E को यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 1 into -1 -1 into 0 0। देखिए ये वाले कैरेक्टर के वैल्यू किससे रिसेम्बलेंस शो कर रहे हैं? E से ही कर रहे हैं। E के लास्ट वाले वैल्यू में क्या है? X या फिर Y या फिर Z, कोई भी सब चीज प्रेजेंट है, तो ये वाला ट्रांजिशन जो होगा वो अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है? ये वाला ट्रांजिशन जो होगा वो अलाउड ट्रांजिशन। ये जो लास्ट वाला है ना A1 into A1 के कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा A2 के कैरेक्टर से, तो जब वैल्यूज आएंगे 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into -1 -1। अब देखिए ये जो कैरेक्टर के वैल्यूज हैं किसके आए हैं? A2 के कैरेक्टर के वैल्यूज आए हैं, और इसके सामने में X Y या फिर Z कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ट्रांजिशन जो रहेगा ना वो अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, समझ में आया? इसके अलावा एक और एडिशनल चीज, जैसे कि यहाँ पे ये अलाउड ट्रांजिशन तो है, ये वाला जो A2 से E का जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन तो है, साथ में ये अलाउड कौन सा अलाउड है? XY पोलराइज्ड ट्रांजिशन बोलते हैं, XY पोलराइज्ड ट्रांजिशन, X एंड Y पोलराइज्ड ट्रांजिशन, ठीक है? वैसे ही अगर किसी के कैरेक्टर का वैल्यू रिसेम्बलेंस शो करता है A1 से, तो उसको हम लोग बोलेंगे Z पोलराइज्ड ट्रांजिशन, ठीक है? उसको हम लोग बोलेंगे Z पोलराइज्ड ट्रांजिशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ बोलिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद X या फिर Y Z तीनों प्रेजेंट होने चाहिए? हाँ, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी लास्ट में जो कैरेक्टर के वैल्यूज आ रहे हैं ना, वो वाले कैरेक्टर को देखना है हम लोगों को कि कौन से वाले इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स के साथ रिसेम्बलेंस शो कर रहा है। जिसके साथ वो मैच कर जाएगा उसके सामने हम लोगों को ये चेक करना है कि X Y या फिर Z प्रेजेंट है कि नहीं। इन केस उनमें से कोई अगर प्रेजेंट नहीं होता ना तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन कहलाता है।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन इट्स स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज, बताइए ये वाला ऑप्शन सही है क्या? D3H। सर D3D होगा, D3D होगा, इसका ऑप्शन ये वाला गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, D3D होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला, द कैरेक्टर टेबल ऑफ C2 पॉइंट ग्रुप गिवन बिलो। अच्छा, ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, हालांकि मतलब ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, मैं उसको भले बाद में बता दूंगा। वैसे ही कैरेक्टर टेबल के क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। ये सभी देखिए, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिलोंग्स टू A1 and B1 irreducible representation respectively, the allowed electronic transition from A1 to B1 is, वही वाला जो चीज अभी बताया ना, x पोलराइज्ड है, y पोलराइज्ड है, xy पोलराइज्ड है, xz पोलराइज्ड है। तो आप देखिए डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि नहीं, बताइए ये ट्रांजिशन कैसा रहेगा। हमें क्या किसको किसको देखना है? A1 और B1 को देखना है, A1 और B1 को देखना है। तो 1 into 1 1 डायरेक्टली बनेगा ये वाला क्वेश्चन। 1 into 1 1, सर 1 into minus 1 minus 1। हाँ डी आएगा क्या सर आंसर इसका? एक्स जेड पोलराइज्ड नहीं, x z पोलराइज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे z है, x आया है, और यहाँ पे y है। सर दो वैल्यूज ही नहीं, क्योंकि एकक है ना, दो वैल्यूज एक साथ होने चाहिए तब जाकर के x y होता, बट इसमें तो सभी अलग अलग है ना, तो इसलिए देखिए इसकी वैल्यूज क्या है ना, A1 और B1 के कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 into 1 1, 1 into minus 1 minus 1, 1 into 1 1 और 1 into minus 1 minus 1। तो ये वाला जो कैरेक्टर का वैल्यू है वो किससे सैमलाइन शो कर रहा है? B1 से, और B1 के सामने में x है, तो मैं बोलूंगा x पोलराइज्ड। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, काफी लंबा प्रोसेस जाएगा ये, इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा। इनकेस अगर नहीं आता तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशन मोड्स ऑफ pyridine is, pyridine का आपने कैरेक्टर टेबल वो कैरेक्टर टेबल तो ऐसे ही बनेगा, बाकी रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपने खुद से निकाला है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि वाइब्रेशन मोड्स ऑफ pyridine कितने होंगे, IR एक्टिव वाइब्रेशन मोड्स ऑफ pyridine कितने होंगे। ठीक है, इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा 24 आ रहा है कि मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से जाना है आपको यहाँ तक क्वेश्चन तक, मतलब इसके आंसर तक। ठीक, सबसे कैरेक्टर टेबल तो दिया ही हुआ है, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताइए, तो आपको खुद से बताइए फर्स्ट स्टेप आपका क्या? सर आर निकालना है सर, आर को निकालना। ठीक है, रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालना। सबसे पहले आप रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालेंगे। दूसरा चीज क्या करेंगे? ये जो कैरेक्टर टेबल है उससे इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। IR निकालेंगे आप। थर्ड स्टेप क्या होगा? सर दो समेशन दोनों का, हाँ दोनों के समेशन से वाइब्रेशनल मोड्स को निकालना, वाइब्रेशनल मोड्स को निकालना। सर इसमें से चेक करेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यस ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपका आंसर। हाँ, तो आप सही जा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? XYZ अगर मिलेगा तो वाइब्रेशनल एक्टिव होगा ना, IR एक्टिव मतलब। हाँ, XYZ मिलेगा तो IR एक्टिव। रमन एक्टिव के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सिर्फ रमन एक्टिव के लिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे जाना पड़ता है, और कुछ नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द मॉलिक्यूल दैट हैज S6 सिमेट्री एलिमेंट, S6 सिमेट्री एलिमेंट किसमें होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में सर, SF6 में रहता है। ठीक है, तो ये चीज होगी, इसको हटाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला चीज भी इंपॉर्टेंट है। द मॉलिक्यूल कंटेन द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशंस। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये सभी सिमेट्री ऑपरेशंस है। द नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप इज, तो यहाँ पे ये और भी एक ट्रिक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप को निकालने का। मॉलिक्यूल कंटेन फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशंस, इतने सारे सिमेट्री ऑपरेशंस एक मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो उसमें पूछा गया है कि क्लासेस कितना होगा। ठीक है, क्लासेस किसमें, वही आपके कैरेक्टर टेबल में क्लासेस कितना होगा,
और सिमेट्री पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। एक तो क्लासेस पूछा गया है, और दूसरा क्या पूछा गया है, ऑर्डर। क्लासेस और ऑर्डर। तो क्लासेस जो होता है ना वो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री एलिमेंट्स के बराबर होता है। जैसे देखिए टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, टोटल सिमेट्री एलिमेंट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सभी ना क्लासेस बनते हैं, ये सभी के क्लासेस हैं, ये सभी क्या है, क्लासेस हैं। ठीक है सर ये क्लास तो बराबर होगा। हाँ क्या बोले, हाँ ये क्लासेस आईआर के बराबर होगा एग्जैक्टली। ये जितना भी क्लासेस है ना वो 6 क्लास है, तो आईआर भी इसका 6 ही बनेगा। आईआर भी टोटल इसके 6 बनेंगे, 6 आईआर। ठीक है, मैं ऑर्डर के बारे में बात कर रहा था फिलहाल। ऑर्डर जो रहता है ना वो ऑर्डर को आप यहाँ से भी देख करके बताऊंगा। इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। आप इसके जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स है उसको देखिए और ये डिटरमाइन कर लीजिए कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। बताइए तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होना चाहिए, T6D। क्या D6D एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट ग्रुप होगा। अब इस पॉइंट ग्रुप का फॉर्मूला क्या है ऑर्डर निकालने का, 2n 4n 4n DND और DNH इन दोनों का क्या होता है 4n होता है। ठीक है, तो 6 4 24 यहीं पे से निकल गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ना आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका, अच्छा ये यही तरीका है, चलो इसका यही तरीका है। ठीक है, यही बस तरीका है, इसी के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सर समीशन सिमेट्री एलिमेंट्स करेंगे तो भी मिल जाएगा। क्या चीज, समीशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। हाँ सर बस कंप्लीट ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द मूलिकन नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोगों को इसी के बेसिस पे मूलिकन सिंबल निकालना है। ई है तो क्या आएगा, ई है अगर आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट है वो 1 अगर आ रहा है, इसका वैल्यू 1 डायमेंशनल है हमारा यार, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ए और बी सभी ऑप्शंस में है तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। सीएन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है 1 आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, तो मतलब ए से हम लोग लिखेंगे, ए से, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन सभी बचे। अब आ गया सब्सिडियरी एक्सिस, यहाँ पे देखिए सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट है ना, सब्सिडियरी एक्सिस अगर प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सबस्क्रिप्ट को डिसाइड करते हैं। 1 आएगा तो 2 आएगा, पॉजिटिव रहता है तो 1 आता है, नेगेटिव रहेगा तो 2 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक, उसके बाद ये हो गया, आई है और वो भी एंटीसिमेट्रिक है तो क्या आएगा, यू आएगा, तो यू यहाँ पे भी है, यू यहाँ पे भी है। लास्ट में सिग्मा एच के बेसिस पे हम लोग प्राइम और डबल प्राइम या फिर डबल डैश को डिसाइड करते थे, क्योंकि यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के केस में डैश आता था, एंटीसिमेट्रिक के केस में डबल डैश आता था। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ा तब जाकर के हमारा आगे से ऑप्शन दिया है। चलिए इस तरीके से आता है उसको क्वेश्चन। सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन का भी दिया हुआ था, C3 भी होता है पॉइंट ग्रुप, इसको डिस्कस किया था। प्रोपाइन है 3 कार्बन का, ये वाला, ये देखिए ये अमोनिया जैसे है ना, ये तो लीनियर रहेगा और यहाँ पे H जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऐसे। ठीक है, ये NH3 मॉलिक्यूल टाइप का है तो इसलिए C3 भी इसका पॉइंट ग्रुप है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़े। फिर उसके बाद 3E into E direct product in D3 point group contains irreducible representation। अब इसमें irreducible representation को फाइंड आउट करना है हम लोगों को। E into E मतलब इस irreducible representation में E into E का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को। E into E का, E into E बोलने का मतलब ये जो ये वाला जो irreducible representation है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू।
तो 2 - 1 0, 2 - 1 0, ई ये भी है और ई ये भी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आता है 2 टू द 4 -1 × -1 1 और यहाँ पे 0, तो 410 किसके लिए आएगा, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए 410 का वैल्यू आएगा, किस तरीके से आएगा, डायरेक्टली आप सेम जैसे फर्स्ट वाला बताया था ना वैसे ही वाला करना है। 1 1A1 और ई, तो इसके मतलब 1 1 1 1 1 -1 2 -1 और ये 0, तो इनके वैल्यूज को आप प्लस कर दीजिए, आपका वैल्यू अगर वही आ जाता है, सेम आ जाता है, तो फिर प्लस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है ना, ठीक, तो प्लस करके देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू आना चाहिए, तो 4 आ रहा है यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो 410 सेम सेम आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। C2x और C2y का मल्टीप्लिकेशन जो होता है सिमेट्री ऑपरेशंस में हमने देखा था C2z के बराबर होता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। C2x और C2y का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम लोग कहां से जाएंगे, y से जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। C2y का ऑपरेशन पहले करेंगे, C2y का ऑपरेशन अगर हम लोगों ने किया XYZ में पहले C2y का किया, तो C2y का बस y चेंज नहीं होगा, x z चेंज हो जाएंगे, तो -x y और -z होगा, फिर उसके बाद फिर x एक्सिस से हमने ऑपरेट किया, C2 एक्सिस लगाया, तो सिर्फ x बस चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो -x -y और ये z, तो पॉजिटिव में कौन सा वैल्यू बच गया, सिर्फ z, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉजिटिव में बचा है, मतलब एक्सिस आने वाला है, एक्सिस कौन सा आएगा, z एक्सिस का वैल्यू है, C2 एक्सिस आएगा कहां से, z से, ठीक। ये वाला क्वेश्चन दिया था मैं टेस्ट में, SF4 मॉलिक्यूल है, इसका शेप क्या होता है, सीशॉ शेप का होता है, इसका पॉइंट को बस निकालना था, तो D2 C2V इसका पॉइंट को पता है। देखिए इसका अब इनके भी पॉइंट ग्रुप बस निकालने हैं, ये लोग क्वेश्चन दिया लगे नहीं, रियल क्वेश्चन नहीं था। हो गया, बस ये क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, हो गया। ये वाला नहीं दिया था क्या, हाँ तो देख लीजिए फिर इसको, ये क्रोमियम है ट्रांस वाला, तो इसका शेप कैसे बनता है आप खुद जान जाएंगे, मतलब काफी इजी सा क्वेश्चन है, EN वाला है, ऐसे ऐसे करके रहेगा, बताइए इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, नहीं बता सकते हैं आप, ट्रांस वाला है DH, हाँ D2H होगा, ठीक है, यहाँ पे से C2 एक्सिस लगेगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे से C2 एक्सिस लग जाएगा, ठीक है, वैसे इस तरफ से भी C2 एक्सिस लग जाएगा, Y एक्सिस से भी, तो तीनों ही एक्सिस से C2 एक्सिस लग जाएंगे, इसलिए पॉइंट ग्रुप स्टार्ट होगा D2 से, और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास प्रेजेंट है ही, तो D2H होगा, क्लियर। सर हमारे क्वेश्चन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, एग्जैक्टली इसीलिए उसका D4H है, टाइटेनियम को देख लीजिए, अब मैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को बस बता दे रहा हूँ, तो उसका शेप ऐसा बन जाता है, Cl 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 और Cl। टाइटेनियम का क्या रहता है, टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 में से अब हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d में से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D1 4s0 3d1, ठीक है, तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, T2G नीचे रहेगा, Ag ऊपर में रहेगा, तो यहाँ बस अनसिमेट्रिकली फील्ड है, हालांकि वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है इसमें, पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा D4H, ठीक। प्रोडक्ट इन दोनों का, इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने, C4Z आता है, ये वाला भी मॉलिक्यूल डिस्कस किया है, T2H आता है, हाँ, तो ये सभी क्वेश्चंस हो गए, इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। इसका एक और टेस्ट होगा ही ग्रुप थ्योरी का, ठीक है, जिसमें कैरेक्टर टेबल के कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, और हो सकता है किसी और के सामने ला करके इसका टेस्ट करूंगा, ठीक। तो ये ग्रुप थ्योरी चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। सर जो अब 109 बिलियन पढ़ाए थे उसका PDF